चाँद बता मुझको क्या किसी का नाम है। ज़माना गुजरता है, अरसा गुजरता है, वक्त चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, कुछ ऐसी अदाकारियां होती हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। जी हाँ, गुजरे ज़माने की ऐसी एक दिग्गज अभिनेत्री की आज हम बात करने जा रहे हैं। उनकी अदा, उनका स्टाइल और उनका चुलबुलापन आज भी लोगों के जहन में है। जी हाँ, उस गुजरे ज़माने की इस अभिनेत्री ने सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया है। वो इतनी चुलबुली थी, उतनी ही वो खूबसूरत भी थी। अदाकारी तो जैसे उनके रग रग में बसी हुई थी। वो जब पर्दे पर आती थी तो एक चमक से बिखर जाती थी। मतलब लोग पर्दे से अपनी नज़र हटा नहीं पाते थे, उनमें ऐसी अट्रैक्शन थी। बात चाहे उनकी पर्सनल लाइफ की हो या फिर करियर की, वो हर भूमिका में हमेशा नंबर 1 रही हैं, सबसे आगे रही। ठहरो, हम इस शिश का नाम पूछ सकते हैं? राजकुमारी, इसका नाम? मेरा नाम मधुसूदन है राजकुमारी। मधुसूदन? उन्होंने अपना बोल्ड किरदार इस तरह से निभाया है कि इंडस्ट्री में उनकी एक अलग ही पहचान रही, एक अलग ही स्थान उन्होंने बना के रखा है जो आज भी कायम है। लोग उसे भूल नहीं पाते क्योंकि कुछ अभिनेत्रियां अपनी छाप छोड़ देती हैं अपनी अदा से। तुम्हारे आने का क्या मतलब? मैं आपको सिनेमा दिखाने आया हूँ। मैं खुद देख सकती हूँ। हम भी खुद दिखा सकते हैं। तुम जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? मुझे क्या डर, मैं तो ड्यूटी पर हूँ। कैसी ड्यूटी? आपके पिताजी का नौकर हूँ। उन्होंने कहा कि आपको सिनेमा दिखा दूं। ये बात है, मैं कल ही पिताजी से पैसे तुम्हें निकलवा दूंगी। आप बड़े शौक से निकलवा सकती हैं, लेकिन कल, आज तो मुझे ड्यूटी पूरी करने दीजिए। चलिए आइए भी। मैं सिनेमा नहीं देखना चाहती, हटो इस तरफ। ये जरूरी नहीं होता कि आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, आप कितनी अच्छी दिखती हैं, लेकिन कई बार कैमरा पे आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करती हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और यही बात इस अभिनेत्री में थी, इस कलाकार में थी। ये ऐसी अभिनेत्री थी जिसने 1940 और 1950 के दशक में इतनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी कि लोग उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते थे। ये वो दास्तान है जो आज भी ज्यों की त्यों कायम है। उस अभिनेत्री की जितने दीवाने इस देश में थे, उतने ही दीवाने उनके विदेश में भी रहे हैं। लोगों में उनकी दीवानगी इस तरह कायम थी, लोग उन्हें इतना चाहते थे, दूर दूर तक उनकी पॉपुलैरिटी फेमस थी कि अमेरिकी सोल्जर जो होते थे वो अपनी जेब में इस एक्ट्रेस की फोटो लेकर जंग पर लड़ते थे। जी हाँ, उन्हें इससे उत्साह मिलता था, वो इन्हें देखकर फ्रेश हो जाते थे, रिफ्रेश हो जाते थे। वो नौजवानों के दिल की धड़कन हुआ करती थी, उनके दिलों में बसा करती थी। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट और शॉकिंग एक मैं बात बताऊं, 1940 के दशक में यही एक्ट्रेस जहां फिल्मों में एक्टिंग करने से कतराती थी, वो बहुत ज्यादा अलग रहती थी कि मुझे फिल्मों में काम नहीं करना, और साड़ी में लिपटी हुई नजर आती थी। उस जमाने में इस एक्ट्रेस ने बोल्ड फोटो शूट करवा कर सबको शॉक कर दिया, हिंदी सिनेमा में भूचाल मचा दिया था। जहां आज की अभिनेत्रियां शरीर के ज्यादातर कपड़े उतारने के बाद भी वो सनसनी नहीं मचा पाती, वहां इस नायिका ने अपनी आंखों की जुबान से लोगों के दिलों पर अपनी जगह बना दी। वैसे तो उनकी बहुत ज्यादा फिल्में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं वो यादगार हैं, उनके अभिनय को कोई भूल नहीं सकता। उसके बाद लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो बॉलीवुड से गायब हो गई, पता नहीं चला वो कहां गई। क्या है उनकी लव लाइफ की हकीकत और क्यों उनके देवर उनसे नफरत करते थे, जानेंगे सब कुछ उनके बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। और हाँ, एक बात प्लीज याद रखिए, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल OSM बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस जिन्होंने एक
अलग ही मुकाम अपना बनाया था और सिनेमा की ऊंचाई को छुआ था। और उनमें एक नाम ऐसा है उस दौर के खूबसूरत अभिनेत्री का जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, बेगम पारा। बेगम पारा ने इंडस्ट्री को हमेशा एक नया ट्रेंड दिया। बेचैन हुए जब हार कर आए गिरधारी धीरे धीरे उस दौर में हर तरफ बेगम पारा के ही चर्चे हुआ करते थे, सब उनका नाम लेते थे, उनकी बातें करते थे। बेगम पारा के जीवन के कुछ और ऐसे अनूठे पड़ाव हैं, किस्से हैं, जिनके बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। बड़ी जल्दी बस। और हां, उन्हें जाने बिना उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन दर्शन को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है। इसलिए आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत खास है बेगम पारा के ऊपर। आइए डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर। साल था 1926 और 25 दिसंबर की तारीख थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झीलम में एक कुलीन और संस्कार वाले मुस्लिम फैमिली में उनका जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से उस बच्ची का नाम रखा जुबैदा उल हक, लेकिन जुबैदा को उनकी मां प्यार से पुकारती थी पारा। और इसी बेगम पारा ने आगे चलकर बॉलीवुड की अलग ही एक कहानी बनाकर रख दी। उसने भूगोल ही बदल दिया, उसने स्टाइल बदल दिया, उसने एक्टिंग का नजरिया बदल दिया। पारा के 10 भाई बहन थे, जिसमें से ये तीसरी बेटी थी। पारा का पालन पोषण बीकानेर राजस्थान में हुआ था और उनके पिता का नाम मियां एहसान उल हक था, जो अंग्रेजों के जमाने के एक जाने माने जज हुआ करते थे। पिता की सरकारी नौकरी होने के चलते उस जमाने के अलग अलग रियासतों में उनका तबादला हुआ करता था। अपने रिटायरमेंट के समय वो राजस्थान के बीकानेर रियासत में चीफ जस्टिस के पद पर थे। बाद में वो प्रांतीय सरकार में मंत्री रहे। माता पिता दोनों बहुत एजुकेटेड थे, इसलिए उन्होंने अपने हर बच्चे को ऊंची से ऊंची शिक्षा दी। हर 4-5 साल में होने वाले पिता के तबादलों की वजह से पारा के पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए उन्हें जालंधर के एक हॉस्टल में दाखिला करा दिया गया, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और वहीं से कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो चली गई अलीगढ़। जी हां, पारा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में ही पारा बेहद बोल्ड थीं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने घुड़सवारी, शिकार, निशानेबाजी, तैराकी, क्रिकेट और बैडमिंटन में भी महारत हासिल कर ली थी। जी हां, उस टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना बहुत ही कठिन होता था। ऐसे वैसे बच्चों को दाखिला नहीं मिलता था, सिर्फ ब्रिलियंट बच्चों को ही वहां दाखिला मिलता था। और ब्रिलियंट में ब्रिलियंट थी बेगम पारा। दोस्तों, बेगम पारा का क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट था। वो हर खेल को बड़ी रुचि से खेलती थी, स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी और क्रिकेट में उनका विशेष रुझान भी था और वो बहुत अच्छी प्लेयर थी। लेकिन क्रिकेट को अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी। एक तरफ फिल्म और दूसरी तरफ क्रिकेट, दोनों का मेल कहीं बनता ही नहीं था, इसलिए वो अपने आप को फोकस रखना चाहती थी। बताया जाता है कि पारा का जो शुरू हुआ था एक तरह से करियर, फिल्मी सितारों की नुमाइशी क्रिकेट से शुरू हुआ था। ऐसे पहले मैच में पारा ने सबसे ज्यादा रन बनाकर पुरुष कलाकारों को शर्मिंदा कर दिया था। वो इतनी अच्छी प्लेयर थी। पारा अभिनेत्री बनना चाहती थी। वो कॉलेज के दिनों में हीरो मोतीलाल की बहुत बड़ी फैन रही थी। वो उनकी हर एक फिल्म देखा करती थी, उससे बहुत कुछ सीखती थी। दिल की ख्वाहिश थी उनकी कि एक दिन वो उनके साथ फिल्मों में काम करेंगी। पारा मोतीलाल को लेटर भी लिखा करती थी। उस टाइम पर लेटर लिखना मतलब ऐसे एक्टर होते थे जो पढ़ते थे अपने फैंस के लेटर्स को। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो अक्सर मेरे लेटर्स का जवाब देते थे। जैसा मैंने आपसे कहा, आज तो हजारों मेल्स आते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के पास टाइम नहीं होता, लेकिन तब लोग पढ़ते थे, जवाब देते थे। फिल्मों में काम करने के लिए अक्सर वो मुंबई बुलाया करते थे, लेकिन कोई संयोग नहीं बन पा रहा था। उनके पिता खुले विचारों के होने के बावजूद बेटी का फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तब फिल्मों में काम करना बहुत बुरा माना जाता था, मतलब एक शरीफ घराने की लड़की फिल्मों में आती ही नहीं थी। लेकिन नियति ने पारा के लिए पहले ही बहुत कुछ सोच रखा था। उन्होंने जो कभी नहीं सोचा था वो होने जा रहा था। पारा के मुंबई जाने और फिल्मों में काम करने का सिलसिला। पारा के बड़े भाई मंसूर, जो कोलकाता में बाटा कंपनी में काम करते थे, उन्होंने एक बंगाली अभिनेत्री प्रतिमा दास गुप्ता से ब्याह रचा लिया, उनसे शादी कर ली, जिसको लेकर उनके माता पिता काफी नाराज थे। हालांकि बाद में उन दोनों की शादी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। शादी के बाद उनके भाई और भाभी मुंबई शिफ्ट हो गए।
जहां साल 1943 में प्रतिमा दासगुप्ता को AR कारगर की फिल्म में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन का रोल किया था। जी हां, लीड एक्ट्रेस, लीड हीरोइन। पारा अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए अपनी भाई भाभी के यहां मुंबई जाया करती थी। वहां पारा अपनी भाभी प्रतिमा के साथ फिल्मी पार्टियों में अक्सर जाती थी। वहीं पर फिल्म से जुड़े लोगों के साथ थोड़ा मिलना जुलना शुरू हो गया। पार्टियों की चमक दमक देखकर वो बहुत ही इंप्रेस हुई, बहुत प्रभावित हुई। पारा ने फौरन तय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अब उनकी मंजिल यही है, वो अभिनय करेंगी। मंगल सिंह भी तो मेरा भाई है महाराज। दौलत माँ के दूध की याद भुला देती है। हीरों का लालच इंसान के दिल को पत्थर से ज्यादा कठोर है। हुकूमत छीनने वालों की प्यास राजगद्दी लेकर नहीं, राजगद्दी के वारसों का खून बहाकर मिटा करती है। पारा दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी, बोल्ड थी, एजुकेटेड थी। उन्हें जो भी देखता वो उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रस्ताव दे देता था। ऐसा कहा जाता है कि शशधर मुखर्जी और देविका रानी ने सबसे पहले फिल्म में काम करने का मौका दिया था उन्हें। हालांकि पारा के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसा बताया जाता है पारा अपनी भाभी के साथ फिल्म कोर्ट डांसर की शूटिंग देखने गई थी, जिसमें उनकी भाभी एक्टिंग कर रही थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात प्रभात फिल्म कंपनी में पार्टनर बाबू राव पई से हुई। पई ने पारा को अपनी फिल्म चांद में बतौर हीरोइन एक्टिंग करने का ऑफर दिया। उन्होंने अपनी भाभी से पूछा तो भाभी प्रतिमा ने भी ये ऑफर इमीडिएटली स्वीकार करने के लिए कहा। पारा के पास यही मौका था जो बिल्कुल सही था। जब पारा अपना सपना पूरा कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इस मौके को बिना गवाए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने अपने पिता को मनाने का भी फैसला कर लिया। भाभी प्रतिमा को लेकर अपने वालिद को मनाने वो बीकानेर पहुंच गई। आखिरकार वो अपनी बेटी की जिद के आगे झुक ही गए, लेकिन पिता एहसान उल हक ने एक शर्त रखी कि लाहौर में वो कभी भी फिल्मों में काम नहीं करेंगे। साल 1944 की फिल्म चांद से पारा ने अपने एक्टिंग की शुरुआत की, डेब्यू किया। उस समय वो महज 17 साल की थीं। वो इस फिल्म में उस जमाने के स्टार प्रेम आदिब के साथ नजर आई। पहली फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 1500 रुपए मासिक वेतन मिला। हेलो हेलो राज, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। कौन सा वादा दीवाना साहब? प्रेस जी ने मुझे मैनेजर बना दिया है। अच्छा, मुबारक हो दीवाना साहब। फिर तो मैं किसी न किसी बहाने दफ्तर आऊंगी और देखूंगी कि आप मेन कैरेक्टर से कैसे मालूम होते हैं। हाँ? अच्छा राज। राधा, राधा। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही, लेकिन 5 साल में ही उनका मेहनताना 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। वाओ! कम्मो के बापू से कह दो, कम्मो अभी नहीं आई। इस सब के बीच पारा को अपना नाम खाली खाली लगता था, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने नाम के आगे बेगम लगाने का फैसला कर लिया और तब से उनका नाम हो गया बेगम पारा। साल 1946 में सोनी महिवाल की प्रेम कहानी ने धूम मचा दी थी। उस दौर के युवाओं के दिल में सोनी के रूप में सिर्फ बेगम पारा ही छाई रहती थी। साल 1947 में आई जंजीर और मेहंदी जैसी फिल्मों में वो नरगिस के साथ दिखाई दी। नील कमल में उन्होंने राज कपूर और मधुबाला के साथ स्क्रीन शेयर किया था। बुत साल, हम चाहते हैं हमारा बुत बनाते बनाते खुद बुत बन जाओ, ताकि हमारा बुत बने हुए बुत साज की हंसी उड़ा सके। राजकुमारी, ये दिल मर्द का है। राज कपूर और मधुबाला की ही फिल्म बतौर हीरो हीरोइन उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें बेगम पारा दूसरी लीड रोल में नजर आई थी। बेगम पारा ने अपने अभिनय के दम पर सबको अपना दीवाना बना दिया था। आलम यह था कि उनके चाहने वाले सुबह सुबह ही उनके घर के आगे उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते थे। इंडस्ट्री में बेगम की डिमांड बढ़ती जा रही थी। सुहागरात, झरना, शहनाज बेगम पारा के जीवन की बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म मानी जाती हैं। तुम्हें देखकर तबीयत बाग बाग हो जाती है। जी चाहता है कि पल भर के लिए भी तुम्हें आंखों से ओझल ना करूं। जिसके बाद इन्होंने साल 1940 से लेकर 1960 अगले 2 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया है। दोस्तों, 2 दशकों में उन्होंने सिर्फ 28 फिल्मों में ही काम किया है, जिसमें साल 1953 में लैला मजनू, नया घर
और पहली झलक की सफलता से पारा इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन गई थी। जी हां, ये एक फिल्म का 1,00,000 रुपया चार्ज करने लगी थी, जो उस जमाने में कोई भी हीरोइन इतना पैसा चार्ज नहीं करती थी। ये सबसे महंगी रकम होती थी जो बेगम पारा चार्ज करती थी। और फिल्म समीक्षकों की माने तो यह पैसा जरूरत से ज्यादा माना जाता था। 1960 की फिल्म मुगले आजम में बेगम पारा ने उस किरदार को छोड़ दिया था जिसे निगार सुल्ताना ने बाद में निभाया था। कनीज को खंजर की नाफरमानी पर हैरत और अपनी बदनसीब जिंदगी से शिकायत है। साहिब आलम, गुस्ताख खंजर को सुरखरू होने का एक मौका और दीजिए। उसकी वजह क्या थी जानते हैं? उनकी वजह इनकी जीवन शैली से उनका रोना धोना फिट नहीं बैठता था। वो ये कहती थी इस फिल्म में जो रोना धोना है वो मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, चाहे फिल्म कितनी ही बड़ी हो मैं नहीं करूंगी। वो रोने धोने वाले फिल्मों से दूर रहती थी। यही कारण है कि उन्होंने मुगले आजम जैसी बड़ी फिल्म को नकार दिया, छोड़ दिया। दोस्तों, फिल्मों में पारा ने बेहद बोल्ड, इमोशनल और फैशनेबल कई तरह के रोल निभाए हैं। जब फिल्मों में हीरोइन परंपरागत भारतीय नारी के लिबास में कैद थी, उस दौर में बेगम पारा ने लाइफ मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया था, बिंदास। इस फोटोशूट में उन्होंने व्हाइट साड़ी पहनकर और सिगरेट के कश लगाते हुए पोज दिए थे। इस फोटोशूट को देखते ही इंडस्ट्री में तहलका मच गया था, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह का पोज देना, इस तरह के स्टाइल में शूट करना मतलब लोगों को एक्सेप्टेबल ही नहीं था। पब्लिक तो पागल हो जाती थी ऐसा कुछ देखकर। वो बॉलीवुड की ग्लैमर हीरोइन के नाम से मशहूर हो गई। आपको बता दें कि 1950 की ये फोटोशूट उस दौर के फेमस फोटोग्राफर जेम्स बुर्के ने किया था। और इस फोटोशूट के बाद वो अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। साल 1950 से 1953 तक चले कोरिया के युद्ध में लड़ रहे अमेरिकी फौजी सैनिक वो बेगम पारा के ऐसे दीवाने हुए कि उनकी तस्वीर को दीवारों पर लगाते थे और अपनी जेब में रखते थे, और परेशान होते थे जब वो झुंझला जाते थे तो उनकी फोटो को देखते थे और रिलैक्स हो जाते थे, रिफ्रेश हो जाते थे। क्या करिश्मा था उनके चेहरे पर और क्या गजब था उनका। कहा जाता है कि युद्ध में मारे गए कई सैनिकों की जेब से बेगम पारा की तस्वीर निकला करती थी। यही कारण है कि वो बॉलीवुड की फर्स्ट बॉम्बशेल और पिन अप गर्ल के नाम से भी फेमस हो गई। अपनी इसी बोल्ड इमेज को लेकर बेगम पारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बोल्ड इमेज उस दौर में बहुत बड़ी बात होती थी। मैं पैंट, जीन्स और अनकन्वेंशनल ड्रेस पहनती थी, इसलिए वो हर फिल्म मैगजीन पर मेरी फोटो हुआ करती थी। मैं जानती थी कि मेरा फिगर बहुत शानदार है, ऐसे में अगर मैगजीन के लिए मुझे बोल्ड पोज देने हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती थी और मैं बिंदास बोल्ड शूट देती थी। साल 1955 में निर्माता निर्देशक दलसुख पंचोली की फिल्म लुटेरा, दादा भगवान, साल 1956 की करभला और 1957 की फिल्म आदमी में बेगम पारा के हीरो दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान थे, जो आगे पारा के शौहर भी बने थे। बताया जाता है कि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से उनका परिचय संयोग से हुआ, दोनों को प्यार हुआ और फिर शादी। लेकिन इन दोनों की शादी का किस्सा भी बहुत मजेदार और रोचक है। दरअसल बेगम पारा अपनी आधुनिक जीवन शैली और बेबाक रवैये के लिए बहुत फेमस थी। साथ ही शराब पीना, गाड़ियों में घूमना और पार्टियां करना ये उनकी पसंद थी। उनकी महिला मित्र मंडली में नरगिस, गीता बाली, शम्मी और निम्मी थी। पुरुष मंडली में केएन सिंह, मोतीलाल, डेविड जैसे दोस्त थे जो पीने के साथी ज्यादा थे। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री शम्मी ने इन दोनों को करीब लाने में बहुत मदद की थी। हालांकि नासिर खान पहले से ही शादीशुदा थे। यही एक कारण था कि बेगम पारा नासिर साहब से थोड़ा दूर रहना चाहती थी। चूंकि नासिर खान के अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए यही एक वजह थी कि इन दोनों ने अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ने दिया। दोनों का मजहब एक था, उस टाइम पर यह बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, मजहब एक होना बहुत जरूरी था। लेकिन अब
हालात बदल चुके हैं। दोनों का मजहब एक था, लेकिन बेगम पारा ने यह साफ कर दिया था कि वो बतौर दूसरी पत्नी नहीं रहना चाहती। लिहाजा नासिर साहब को अपनी बीवी से तलाक ले और फिर वो शादी करें। बेगम पारा की ये गारंटी देने पर कि वो नासिर की बेटी का पूरा ख्याल रखेंगी, जिसके बाद नासिर खान ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जिसके बाद 1958 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से बेगम पारा को 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। फिल्म समीक्षकों की माने तो ऐसा बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि दिलीप कुमार इस शादी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। दिलीप कुमार जानते थे कि बेगम पारा जिस जीवन शैली की आदी हैं, उसे जुटा पाना नासिर खान के बस की बात नहीं है। वो जानते थे कि वो एजुकेटेड हैं, बोल्ड हैं और वो मतलब पिछड़े जमाने की नहीं है, वो बंधनों में बंधने वाली नहीं है। ये बात उनको मालूम थी। यही सोचकर वो जानते थे कि बेगम पारा हमारे परिवार में फिट नहीं होगी, इसलिए वो अपने आप को बचा के रखते थे और वो सोचते थे कि जितना हो सके मैं उनसे अलग रहूं, उनके सामने ना आऊं, क्योंकि ये जो लड़की है ये बहुत बिंदास है और हमारे खानदान में फिट नहीं होगी। हालांकि ऐसे हुआ कि दिलीप कुमार और बेगम पारा एक दूसरे के सामने कभी नहीं आए, लेकिन उन्हें अपने भाई की बहुत फिक्र थी, क्योंकि वो उन्हें एक अभिनेता के तौर पर सफल करना चाहते थे। और यही सोचकर उन्होंने अपने भाई को काम देने के लिए गंगा जमुना नाम से एक फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने उन्हें एक बहुत ही दमदार अभिनय भी दिया था और उन्होंने इस अभिनय को बतौर अभिनेता बहुत बढ़िया तरीके से निभाया भी था। तुम्हें आखिरी बार कहता हूं दादा, मुझे मजबूर मत करो। तुम लोग का गोली मारे इस फिल्म की कमाई से नासिर खान और बेगम पारा के समुद्र के किनारे एक आलीशान बंगला भी बन गया। नासिर खान के सिर और भौहों के बाल तेजी से झड़ने लगे थे। उन्हें विग लगाकर काम करना पड़ता था, लिहाजा उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। इस बीच बेगम पारा ने कई कारोबार में अपना हाथ आजमाया, लेकिन हर बार गलत सलाहकार ही मिले उन्हें और हर बार घाटा उठाना पड़ा। 1974 में नासिर खान ने सारी जमा पूंजी लगाकर संजय खान और सायरा बानो को लेकर एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था जिद। इस फिल्म के मेन लीड में संजय खान, सायरा बानो और डैनी थे। फिल्म की 6 रील बन भी चुकी थी। अगले शेड्यूल की लोकेशन देखने बेगम पारा और नासिर खान डलहौजी भी पहुंच गए। वापसी में अमृतसर के एक होटल में अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से नासिर खान का निधन हो गया। बेगम पारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। एक तुम्हारी कला है जो तुम्हारी याद दिलाती है, और एक हमारी कला है जो अपने भी सुध दे। सारा का सारा पैसा फिल्म में लग चुका था, मदद करने वाला कोई भी नहीं था। उन पर 3 बच्चों की परवरिश का जिम्मा भी था। हताशा में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। उनकी बहन ने उनका दामन थामा। बेगम पारा को उनके बच्चों के साथ पाकिस्तान ले गई, जहां उनके माता पिता रहा करते थे। वहां वो अपने परिवार के साथ रहने लगी, लेकिन वहां बंद और रूढ़िवादी माहौल के चलते अधिक समय तक वो वहां रह नहीं पाई। करीब 3 साल बाद जीवन से जूझने का संकल्प और हिम्मत लेकर बेगम पारा वापस मुंबई आई। उन्होंने समझ लिया था कि उन्हें अपना सहारा खुद बनना पड़ेगा, अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। इनकी बड़ी बहन जरीना भारत में ही थी, जिन्होंने उनकी बहुत मदद की। बेगम पारा का संघर्ष चरम था। उन्हें फिल्म मिलना भी बंद हो गया था, लिहाजा उन्होंने अपने बंगले का एक हिस्सा ब्यूटी पार्लर के लिए किराए पर दे दिया और इसी तरह से उन्होंने अपने काम को संभाला, अपने परिवार की देखरेख करती रहीं। जीवन से बेगम पारा को कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने वही जीवन जिया जो उनके मन को अच्छा लगता था, जैसा वो चाहती थी। बेगम पारा की बेटी एक सफल बिजनेस वुमेन है। इनके बड़े बेटे नादिर खान का बहुत कम समय में निधन हो गया था और उनका छोटा बेटा अयूब खान आज के जमाने के जाने माने टीवी एक्टर हैं। उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया था। अभी फिलहाल वो जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। 50 साल कैमरा से दूर रही हैं वो। बेगम पारा एक बार फिर संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में नजर आई थी, जो 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने सोनम कपूर की दादी का रोल प्ले किया था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसे निभाया है। उनको देखकर उनके एक्सपीरियंस और उनकी एक्टिंग का अंदाजा हो जाता है। खुदा खैर करे। या उस बूढ़े को जाके बोल दे, उसको नाश्ता मिलेगा तो दिन में सिर्फ एक बार, और वो भी बिना चाय के। हम कह दे 10 दिसंबर साल 2008 को 82 साल की उम्र में बेगम पारा का देहांत हो गया। वो हमें छोड़कर चली गई। वो बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका चुलबुलापन, उनकी अदायगी, उनका स्टाइल, उनका बोल्ड स्टाइल आज भी
हमारे दिल पर रहेगा, हमारे जहन में रहेगा। बुत साल हम चाहते हैं हमारा बुत बनाते बनाते खुद बुत बन जाए, ताकि हमारा बुत बने हुए बुत साज की हंसी उड़ा सके। चांद बता मुझको, है चांद बता मुझको, क्या किसी का नाम है? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें हिम्मत मिलती है उसके बाद, जब जैसे जैसे हमें सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, हमें और भी मन करता है ज्यादा अच्छे प्रोग्राम बनाने का, मेहनत करने का, और आपके पास नए नए स्क्रिप्ट्स के साथ, नए नए प्रोग्राम के साथ आने का। हौसला दीजिए, हमें इसी तरह से उत्साहित करते रहिए। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम OSM बॉलीवुड में। फिर मिलूंगा आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।